हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब दिव्य कुमार सर। किसी तारीफ के मोहताज नहीं, तो हम इनको वेलकम कहते हैं और अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू द शो सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? नमस्कार सर, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा दिव्य सर, आज हम आपसे इस वीडियो के अंदर तीन टॉपिक के ऊपर आपकी जो राय है वो जानेंगे। एक तो जो व्हाइट पेपर जारी किया गया है बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें उन्होंने अपनी 10 साल की कारकर्दगी के बारे में बताया, अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ जो साबका गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उसके भी 10 साल के बारे में उन्होंने बताया कि क्या क्या वहां पर जो गलत काम हुए या उसके बारे में जो भी चीजें हैं वो डिटेल के साथ आपसे हम जानेंगे। उसके बाद में हम ओबीसी के बारे में जानेंगे कि ये कौन सा प्रोग्राम है जो बैकवर्ड क्लासेस के बारे में है। इसकी डिटेल आपसे हम जानेंगे। और एंड में हम आपसे जानेंगे सीआईए ने कुछ पेपर जो सीआईए के लीक हुए हैं जिनमें बीजेपी का जिक्र है। तो ये कौन से पेपर्स हैं और इसमें बीजेपी का जिक्र क्या है, ये भी आपसे जानेंगे। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं व्हाइट पेपर से। तो ये व्हाइट पेपर जो जारी किया गया है बीजेपी गवर्नमेंट के बारे में, इसके बारे में जरा हमें डिटेल से बताएं। और परफॉर्मेंस के बारे में भी बताइएगा और कांग्रेस के बारे में जो इस जिक्र किया गया है, उसकी जो पिछले 10 साल की जो कारकर्दगी है उसके बारे में भी हमें जो हमारे देखने वाले उनको आगाह करें। थैंक मैं सर इसको जो व्हाइट पेपर का हाइलाइट्स हैं, मेन यू जी। इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं बताऊंगा। बाकी जो स्टैटिस्टिक्स हैं, नंबर्स हैं, उसके जी स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा, वो आप पूरी वीडियो में लगाइए ताकि लोग भी उसको अपने पास स्क्रीनशॉट लेके सेव करके अपने पास रख सकें, देख सकें, पढ़ सकें। और मैं व्हाइट पेपर का एक पीडीएफ, जो व्हाइट पेपर इंग्लिश का है और हिंदी दोनों का लिंक आपको दे दूंगा, तो वो आप लिंक भी लगाइएगा ताकि कोई भी उसको एक्सेस कर सके। जी ठीक। सर हाइलाइट्स जो हैं स्टार्टिंग इस तरीके से कि जब 2004 में यूपीए की गवर्नमेंट बनी एनडीए से, तो हम्म। उस वक्त इंडिया वाज द शाइनिंग स्टार। इंडिया की ग्रोथ रेट 2003 में 10% को टच हुई थी, 10% थी। आप सोचें, वाह। दस 10% की ग्रोथ परसेंट रेट, 10% 2003 वाह। में। ठीक है, तो तो इनको जो इकोनॉमी मिली थी, जो हम्म। इनको जिस हालात में मुल्क मिले थे, वो मुल्क उस वक्त बहुत अच्छे हालात में था, हेल्दी इकोनॉमी मिली थी। जी। यहां से शुरुआत होती है, यहां से फिर यूपीए के अगले 10 साल शुरू होते हैं, जिसमें से अगर देखें तो 91 के जो रिफॉर्म्स हुए वो तो यूपीए कांग्रेस ही लेके आई थी, पर हम्म। उन रिफॉर्म्स पे बिल्ट नहीं कर पाए, उन हम्म। रिफॉर्म्स का फायदा नहीं उठा पाई कांग्रेस गवर्नमेंट। उस हम्म। रिफॉर्म तो लेके आ गए, पर रिफॉर्म सिर्फ लाना नहीं होता ना, रिफॉर्म लाने के बाद उसके ऊपर काम जी। भी करना होता है। जैसे लोग पूरी दुनिया में कहते हैं कि यार नेहरू लेके आया नॉन अलाइनमेंट हम्म। मूवमेंट, मैं जी। मानता हूं नेहरू ही लेके आया था और बहुत अच्छा काम हम्म। किया था, पर बात वो है ना कि लेके आए और उसके ऊपर फिर बिल्टअप भी तो करना होता है ना, काम भी करना हम्म। होता है। हम्म। वो काम नहीं किया नेहरू ने। अच्छा, जैसे ही अब इसके बाद जैसे इसके अंदर कुछ चीजें, जैसे कोल स्कैम हुए सर। इस 10 सालों में इतना बड़ा कोल स्कैम हुआ था कि 2014 में हम्म। 60% इंडिया की लाइट चली गई थी, ओ। 24 घंटे से ज्यादा। कोल की कमी हो गई थी, कोयला था ही नहीं, कोयले अच्छा। की प्रोडक्शन कम कर दी, इंपोर्ट ज्यादा हो ज्यादा गए, सिमिल। ज्यादातर हाँ पावर प्लांट जो है कोयल के ऊपर चलते हैं इंडिया के। सर, उस टाइम पे तो चलते थे कोल पे। अभी तो काफी बैलेंस सिचुएशन आ गई है, लेकिन जी। उस टाइम पे तो चलते थे। और देखें, इसके अलावा इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं, जैसे स्टील में भी ऐसे ही हुआ कि 2004 में इंडिया अपनी जरूरत का बहुत कम स्टील इंपोर्ट करता था और फिनिश हम्म। प्रोडक्ट्स स्टील के एक्सपोर्ट करता था। 2014 में उठाएं, 4 से अब 14 पे शिफ्ट करें, तो स्टील में भी प्रोडक्शन कम हो गई, इंपोर्ट बढ़ गई फिनिश गुड्स हम्म। की। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी चीजें हुई हैं। 2008 तक 9 तक कहते हैं कि इकोनॉमी चली ठीक ठाक, हम्म। क्योंकि अच्छी हालात में दी थी तो वो चलती गई 5 साल। पर 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसके बाद उनसे इकोनॉमी नहीं संभली, और हम्म। उसकी नहीं संभलने की बहुत सारी वजहें थी। वो वजह मैं आपको बताता हूं। लेकिन देखें, उसका इन्होंने रेफरेंस भी दिया कि भाई इतना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस भी नहीं था जितना बड़ा कोविड था, हम्म। हमने भी तो कोविड में संभाला, जी। तुम लोग क्यों नहीं कर पाए। फिर हम्म। जो पब्लिक स्पेंडिंग, बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है यूपीए के टाइम पे, वो जाता था सब्सिडीज में।
स्पेशली ऑयल की, गैस की सब्सिडीज, हज की सब्सिडीज, इसकी सब्सिडी, पानी की सब्सिडी, फला की सब्सिडी, ऐसे कर करके मुफ्त में कंजम्पशन पे खर्च हो रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च नहीं हो रहा, किसी प्रोडक्टिव चीजों पे खर्च नहीं हो रहा जो इनकम बनाए या रोजगार दे। जो लॉ थे, जो एक नॉन सीरियस एटीट्यूड था गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्रीज का, ब्यूरोक्रेसी का, उसकी वजह से जो लोकल, जो आपका एक बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो इतना मतलब गंदा हो गया कि जो इवन इंडिया के बिजनेसमैन थे वो भी बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बाहर वाले क्या इंडिया में करेंगे, जो इंडिया वाले हैं वही बाहर कर रहे हैं। पाकिस्तान वाला हाल हो गया था। ऐसा ही हो गया था इससे। उसके बाद अगर आप देखें, जिसमें इसमें एक ऐसी भी चीज थी जैसे टेलीकॉम सेक्टर था, 2G स्कैम हुआ, उसकी वजह से इंडिया बहुत पीछे रह गया। दुनिया में 4G आ गया, इंडिया में 2G स्कैम, 3G नहीं चल रहा सही प्रॉपरली। अगर याद हो इंडिया में तो लोगों को, तो प्रॉपर 4G इंडिया में मोदी जी के आने के बाद आया, प्रॉपर 4G आ तो गया था 14 से पहले, पर प्रॉपर जिसे कहते हैं ना वो 14 के बाद आया। इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट चोक द ग्रोथ पोटेंशियल एंड इंडिया बिकेम अ फ्रेजाइल इकोनॉमी। कहां 10% थी 2003-4 में, 13-14 में फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज, दुनिया की फ्रेजाइल 5। ठीक है, उस हालत में जिस हालत में आज पाकिस्तान है, या इससे भी बदतर समझ लें। अच्छा, इसके अलावा जैसे इन लोगों ने फॉरेक्स रिजर्व्स जो थे वो, जब एनडीए ने गवर्नमेंट दी 2003-4 में, तब उन्होंने कोई 13 महीने का इंपोर्ट बिल जितने पैसे थे, 13 महीने, अच्छा 13 से 14 महीने। जब यूपीए से जब 2014 की बारी आई, 2014 में 7 महीने के पैसे थे फॉरेक्स रिजर्व्स में। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि मतलब ये वो होता है ना कि रेड लाइन होती है। जी। एक अच्छा हेल्दी मुल्क के पास हमेशा 1 साल से ज्यादा के खर्चे के लिए पैसे होने चाहिए, फॉरेक्स रिजर्व होने चाहिए। जी। बैंकों में स्कैम इतने हुए, बैंक क्राइसिस, बैंकों में जो लोन्स हुए, मेरे 32 लाख करोड़, 32 लाख करोड़, जिसमें से 12 लाख करोड़ के तो फ्रॉड हुए हैं, स्कैम हुए हैं। तो आप अंदाजा लगाएं एमपीए कितने थे। एमपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो बैंक के थे। ठीक है, बैंक देखिए, लोन हमारे लिए लाइबिलिटी है, जो लोन लेता है उसके लिए लाइबिलिटी है, जो लोन देता है उसके लिए तो वो एसेट हो गया ना, क्योंकि उससे तो वो कमा रहा है। तो अब बैंक कमा ही नहीं क्योंकि लोन हो गए सारे डिफॉल्ट। तो आप उसके सोचे कि उससे हालत कितनी खराब हुई होगी। ठीक है, उसके बाद आपके जो पॉलिसी प्लानिंग थी, एग्जीक्यूशन था, 1.5 साल लग रहा था। एक जैसे एग्जांपल भी है कि एक स्टील प्लांट को उस वक्त परमिशन नहीं लेने के लिए, सिर्फ परमिशनों के लिए 1.5 साल लगता था स्टील प्लांट का, 1.5 साल सिर्फ परमिशन। उसके बाद जमीन खरीदेंगे, फिर उसके बाद वो होगा, मतलब 3-3.5 साल का पूरा प्रोग्राम पकड़ लें। आज के टाइम पे देखें, अभी सेमीकंडक्टर का 23 जुलाई को सेमीकंडक्टर का एग्रीमेंट हुआ था, सितंबर में फैक्ट्री बनना शुरू भी हो गई, और नवंबर, अभी दिसंबर 2024 में रोल आउट भी शुरू हो जाएगा, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो चेंजेस थे ब्यूरोक्रेसी में, फिर डिजिटलाइजेशन करके जो लीकेजेस बंद की गई, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया। अच्छा, इसके अलावा जैसे पैरेलल इकोनॉमी चलती थी, पैरेलल इकोनॉमी जैसे ब्लैक इकोनॉमी कह लें या कैश की इकोनॉमी कह लें, डीमोनेटाइजेशन की वजह से पहले तो आपने जो काउंटरफेट करेंसीज थी उनको सारा खत्म किया, क्योंकि उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया यूपीए गवर्नमेंट ने, एनडीए ने फिर डीमोनेटाइज ही कर दिया, क्योंकि वो हद से ज्यादा, एज पर जो इंफॉर्मेशन है वो कहते हैं कि भाई इंडियन इकोनॉमी में 4 लाख करोड़ के नकली नोट घूम रहे थे, 4 लाख करोड़। अच्छा। शायद इससे ज्यादा भी हो, पर ये जो अमाउंट है, ये जो नंबर है, ये पब्लिक नंबर है, क्या पता इससे ज्यादा हो। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर अब वो सारे बंद हुए, अब वैसी बात है बड़े नोट बंद हुए। अब जो ईमानदार लोग थे, वैसे होते ईमानदार लोगों के पास भी बड़े नोट तो होते हैं, वो बैंकों में गए, वहां से वो जनधन योजना जैम लेके आए, जनधन अकाउंट्स हो गए, वहां से एक आधार कार्ड हो गया, एम से आपका वो दूसरे, एम से क्या था, मोबाइल या मोबिलिटी ऐसा कुछ, वो सारे कनेक्ट किए। ठीक है, यूपीआई उसी वक्त लेके आए कि भाई कैशलेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, लोगों देखिए स्टेप बाय स्टेप है, हर चीज का स्टेप होता है।
पहले आप जीएसटी लेके आओ, ठीक है, जीएसटी के बाद डीमोनेटाइजेशन लेके आए, डीमोनेटाइजेशन के साथ साथ ही आप यूपीआई लेके आए, वो सारी चीजें आप देखें 16-17 के अंदर एक साथ होती गई। इसके भी पीछे एक पूरी अलग कहानी है, वो फिर किसी दिन और बात करेंगे कि काउंटरफिट करेंसीज के पीछे किस तरह पी चिदम्बरम ने क्या मुंह काला किया था। डेलारू कंपनी जो यूके और स्विट्जरलैंड की थी, उसका इटालियन से क्या कनेक्शन है। प्रणब मुखर्जी जब फाइनेंस मिनिस्टर जो थोड़े टाइम के लिए इतना बने थे, उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री से निकाल दिया, उनके ऑफिस में बग्स लगा दिए थे। प्रणब मुखर्जी को प्रेसिडेंट बनाने के पीछे बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ था। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इन लोगों ने की हैं, जिसका बंदा क्या ही बोले तो समझ में तो आता नहीं है। हाईएस्ट फिजिकल डेफिसिट फॉर 6 ईयर्स, 2009 से लेके 2014 तक हाईएस्ट फिजिकल डेफिसिट्स थे। इसके अलावा फिर इसके अंदर ऐसी बहुत सी छोटी छोटी अब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे एक अभी आज मैं पीयूष गोयल को सुन रहा था, पीयूष गोयल ने बड़ी डिटेल में समझाया कि भाई जैसे आपने उस दिन बात की थी ना मनमोहन सिंह की वीडियो पे कि भाई ऑयल बॉन्ड्स ले लिए थे बहुत महंगे में, ऑयल बॉन्ड्स पे दिए ही नहीं। इसी तरह ईरान से भी वो 35,000 करोड़ का तेल ले लिया, पर वो 35,000 करोड़ दिए ही नहीं, वो सारे मोदी ने आके दिए। ऑयल बॉन्ड्स अभी तक चुका रहे हैं, अभी तक वो चुक रहे हैं, 2025 में जाके खत्म होंगे ऑयल बॉन्ड्स। इसी तरीके से जब 2014 में 13-14 में यूपीए गवर्नमेंट ने क्या किया, अब फॉरेन एक्सचेंज तो है ही नहीं, तो पाकिस्तान वाला काम किया। एनआरआई को बोला कि तुम लोग पैसा हमारे इंडिया में जमा करवाओ, हम तुम्हें दुनिया में फॉरेन करेंसी अकाउंट पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट देंगे, 1.5 से 2% ज्यादा देंगे। अब 1.5 से 2% ज्यादा देंगे, एनआरआई ने जमा करवा दिया, ठीक है। अब उसके लेवरेज होते हैं, उसके लिए भी आर्टिफिशियल आपको करवानी पड़ती है बैंकिंग से, क्योंकि कुछ एनआरआई अमेरिका में ऐसे थे जिन्होंने अमेरिकन बैंकों से लोन लिए 2% पे, इंडिया में सेविंग अकाउंट में जमा करवाए 6-7% पे, ऐसे भी एनआरआई थे। तो पूरा फ्रेमवर्क तैयार हुआ जिसका नुकसान इकोनॉमी पे अल्टीमेटली बहुत बुरा हुआ। जैसे आर्टिफिशियली आप डॉलर को उन लोगों ने कंट्रोल किया, क्योंकि डॉलर जो था 13-14 में 57 से 68-69 पे चला गया था। तो ये जब इन्होंने ये सारा ड्रामा किया तो 69 से यकदम आके 57-58 पे आ गया, ठीक है। अब आम आदमी कैसे सोचता है, मोदी के टाइम पे तो यार 57 से 83 पे चला गया, मैंने नहीं 57 से नहीं गया, 69 से गया, क्योंकि असली कीमत उसकी 69 थी, ये तो आर्टिफिशियली उसको 57 पे रोका हुआ था। तो लोगों को क्या लगा यार 30 रुपए बढ़ गया, लेकिन असल में वो 20 रुपए बढ़ा है, ठीक है। तो ये भी एक मेंटेलिटी आपकी शेप होती है ना, नॉर्मल आवाम इतना नहीं घुसती है अंदर, जबकि घुसना चाहिए। तो ऐसी सर बहुत सी चीजें थी। अब मैं बाकी तो आपको स्टैटिस्टिक्स में अभी आपको भेज दूंगा, वो आप लगाइएगा, 4 उसके हैं जिसमें इन्फ्लेशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट्स, आपकी एफडीआई हो गई, इनडायरेक्ट टैक्स रेट्स हो गए, स्टार्टअप्स हो गए, इंटरनेट पेनिट्रेशन हो गई, टेलीकॉम पेनिट्रेशन हो गई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हो गई, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, एलपीजी, इलेक्ट्रिफिकेशन, रोड्स कंस्ट्रक्शन, टैप वाटर कनेक्शंस, डीबीटी बेनिफिशियरीज, आपका वेस्ट प्रोसेस बाय अर्बन लोकल बॉडीज हो गई, मेट्रो हो गई, आपके नेशनल हाईवे, पेस ऑफ हाईवे कंस्ट्रक्शन हो गए, एयरपोर्ट हो गए, टोल प्लाजा वेटिंग टाइम हो गया, पावर इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कितनी आपने थी, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स हो गया, मोबाइल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स हो गए, मंथली डेटा यूजेज, वायरलेस डेटा टैरिफ, मेडिकल कॉलेजेस, ये इतने सारे पैरामीटर्स पे पूरा डिस्कस किया हुआ है, मैं आपको दूंगा, वो आप लगा दीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। चले, ये तो हम इसके ऊपर दोबारा से और भी हो सकता है हम वीडियोस करें, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मेरे ख्याल में 10-15 वीडियोस बन सकती हैं इनको, अगर हम डिटेल से इसके ऊपर बात करें तो। अगर एक एक व्हाइट पेपर पे सर, व्हाइट पेपर में करीब 57 या 58 पॉइंट्स हैं, एक वीडियो में 3 पॉइंट भी करने जाएंगे तो पता नहीं 15-18 वीडियो बन जाएंगी। जी बिल्कुल मैंने तो सही। पूरा पेपर व्हाइट पेपर डिटेल में पढ़ा है, 67 पेजेस का व्हाइट पेपर है। जी बिल्कुल। चले, इसके ऊपर दोबारा से बात होगी। अब हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, ओबीसी की तरफ। ये बैकवर्ड क्लासेस का जो प्रोग्राम है, इसके बारे में जरा डिटेल से हमें बताएं कि इसको क्यों अभी आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन क्या है।
सर देखें, इसके पीछे एक बहुत सिंपल सा रीजन है कि राहुल गांधी ने अभी इल्जाम लगाया कि भाई मोदी जो ओबीसी में है, मोदी, बाय द वे मोदी जी ओबीसी में आते हैं, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस। तो ये जो है, ये मोदी ने अपनी कास्ट जो है वो खुद ही डलवाई है ओबीसी में, जब ये सीएम थे गुजरात के। तो जाहिर सी बात है, अब वो तो पप्पू है, कुछ भी बोल के जाएगा। अब अच्छा, बीजेपी वालों ने तो देविक सर, मैं आपसे जरा जानना चाहूंगा, पाकिस्तान में भी तो सारी ये इस तरह की क्लासेस हैं, सारा कुछ है, लेकिन पाकिस्तान में इतना ये सारी चीजें नहीं है। ये इंडिया में खास तौर पर क्यों ये ओबीसी बनाया गया, इसकी क्या रीजन है? नहीं, पर देखें, इंडिया में 3 किस्म की रिजर्वेशन होती हैं। एक होती है शेड्यूल्ड हम्म ट्राइब, एक होती है शेड्यूल्ड कास्ट, एक होती है हम्म ओबीसी, ठीक है। हम्म, पाकिस्तान में आपकी दूसरे किस्म की होती है। पाकिस्तान में एक होती है आपकी रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन होती है, जी दूसरी आपकी एथनिक बेस होती है कि सिंधियों को इतनी सीट मिलेंगी, पंजाबियों को इतनी मिलेंगी, और दूसरा होता है मुसलमानों को इतनी मिलेंगी, हिंदुओं को, क्रिश्चियंस को इतनी मिलेंगी। इंडिया में रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन नहीं है, नहीं है। नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, जैसे अभी मैं आपको दूंगा, वो भी आप वीडियो में लगाइएगा। हम्म इसके अंदर फिर जब अगर आप कोई भी गैजेट, इसका मैं नोटिफिकेशन दूंगा, तो नोटिफिकेशन में 2 कास्ट आ रही है, तो मोदी जी की अपनी आ रही है, एक दूसरी कास्ट आ रही है जो कि मुस्लिम कास्ट है, वो भी आपकी ओबीसी में है। तो वो इंडिया में रिलीजन बेस नहीं है, ठीक है। एक तो ये चीज, दूसरी चीज, अब राहुल गांधी ने तो कह दिया, तो अब वो फिर जब आई सफाई तो पता चला कि भाई गुजरात में जो ओबीसी थी, ओबीसी में जो मोदी कास्ट आई, ये आई थी 94 में, जब कांग्रेस की अच्छा। गवर्नमेंट थी। हम्म सही। उन्हें पता भी नहीं था गुजरात कि में बाद कांग्रेस की में गवर्नमेंट। इसी कास्ट के अंदर से हाँ, एक हीरा निकलेगा हाँ। और रूल करेगा। इसमें एक और चीज है, अब ये हम्म तो गुजरात में आई ना, अब पूरे इंडिया जी में मोदी कब ओबीसी में आया? वो आया 99 हम्म में। 99 अच्छा में मोदी जी गुजरात के सीएम भी नहीं थे। मोदी जी मतलब 99 के अक्टूबर में रिक्वेस्ट गई थी, जनवरी में या हम्म फरवरी में जाके हुआ था, 2000 में जाके हम्म ओबीसी में मोदी जी कास्ट आई थी। हम्म मोदी जी सीएम बने 2001 में, और 2001 से पहले मोदी जी ना एमपी थे, ना एमएलए थे, ना कॉर्पोरेटर थे, ना वो पंचायत के वो थे, मतलब कोई भी ऐसी ऑफिशियल पोजीशन उनके पास कुछ भी नहीं थी। वो नॉर्मल बीजेपी के हम्म वर्कर थे। सही। तो ये इल्जाम लगाने से बंदा पहले थोड़ी सी तहकीक भी कर ले। इनसे रिक्वेस्ट है कि मैं आप तहकीक कर लिए अगर लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, अब यहाँ पर आप याद रखिएगा, टाइम नोट कर लें, यहाँ पर आप लगा दीजिए 4-5 वीडियोस मैं आपको दूंगा 10-10 सेकंड की, राहुल गांधी की, वो जी आप लगा दें तो आपको मजा आ जाएगा, लोगों को भी मजा आ जाएगा। देख लें। ठीक है जी, मैंने टाइम नोट कर लिया है यहाँ पे। यहां पे अदानी जी को जमीन दी गई। जमीन किससे ली गई? आदिवासियों से ली गई। और जमीन किसको गई? अदानी जी को गई। तो पूरा और पूरा जमीन का ट्रांसफर हो रहा है पिछड़ों से, आदिवासियों से, दलितों से, गरीब जनरल कास्ट के लोगों से, और सीधा अरबपतियों के बैंक अकाउंट में जमीन जा रही है। तो ये जीएसटी से छोटे व्यापारियों को, मजदूरों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को फायदा हुआ? मुझे हाथ उठा के दिखा दो इस यहां पे। नहीं, हाथ नीचे। कितने हुए बताओ? 50, 15, कितना हुआ? 73, 73। आज अगर स्वर्गीय राहुल गांधी जी नहीं होते तो ये डिजिटल कैमरा नहीं होता, सबके हाथ में मोबाइल नहीं होता। ये राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी की बात कर रहा हूँ। एक मिनट, मिस्टेक सुनिए। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। गया, वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप? हिंदू धर्म को पढ़ो थोड़ा, शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। ऐसे मत, हैरान मत हो, हैरान मत हो। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। राहुल गांधी बीजेपी के दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। इतना मतलब हैरान क्यों लग रहे हो आप?
शुक्रिया शुक्रिया प्रदीप। इमेज का मुझे कुछ Supplementary लेना देना बात- नहीं है, इमेज में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। यूपी में ऐसी महिलाएं हैं जो हर सप्ताह एक बच्चा पैदा कर सकती हैं, ऐसी महिलाएं हैं जो साल में 52 बच्चे दे रही हैं। ठीक है जी, ये तो हो गया ओबीसी। अब चलते हैं थोड़ा सा इंटरनेशनल सीआईए के ऊपर। सीआईए की तरफ से कुछ पेपर जो लीक हुए हैं उसके अंदर बीजेपी का जिक्र है। ये कौन से पेपर हैं और क्या जिक्र है? सर ये 2010 के सीआईए के डॉक्यूमेंट्स हैं जी। और इन डॉक्यूमेंट्स में इन्होंने ये लिखा है, फॉरेन बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस नॉट सब्सटेंशियली कंपोज्ड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स पर्सन्स। मतलब जिनको यूनाइटेड स्टेट्स खतरा समझता है या जो समझता है कि ये हमारे लिए एक मुश्किलातें पैदा कर सकते हैं, उन लोगों को इन लोगों ने अपने उस सर्वेलेंस में डाला हुआ था और उसके ऊपर सीआईए काम भी करती थी, उनके ऊपर तहकीकातें भी चलती थी। तो इसमें इंडिया से थी भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, बीजेपी, बोलीवेरिया से कॉन्टिनेंटल कोऑर्डिनेटर, फिर इजिप्शियन से मुस्लिम ब्रदरहुड और नेशनल सैल्वेशन फ्रंट, पीपल्स पार्टी थी पाकिस्तान से, पीपल्स अच्छा। पार्टी भी थी इसके अंदर। जी जी जी, हम्म। ये दूंगा तो आप लगा दीजिएगा। मेरा सिर्फ अब जी। लोगों से सवाल है और आपसे भी सवाल है, हम्म। सर्वेलेंस में बीजेपी क्यों थी, कांग्रेस क्यों नहीं थी? हम्म। वो उनके दोस्त जो थे। यही बात। और ये लोगों से भी मेरा सवाल है कि भाई इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है जो अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए खतरा है। अमेरिकन इंटरेस्ट में क्या है? अमेरिकन इंटरेस्ट में कि उनका मुल्क ऊपर रहे और दूसरे मुल्क कभी तरक्की ना करे। तो उनके इंटरेस्ट के लिए खतरा कौन है? बीजेपी। इसका मतलब क्या? बीजेपी क्या चाहती थी? देश की तरक्की, इंडिया की तरक्की। बिल्कुल सही। इतनी कॉमन सेंस की बात है। ये तो अच्छा है पेपर लीक हुए, नहीं लीक हुए तो इनको तो समझाना कांग्रेसियों को मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं 3 चीजें मैं अपनी तरफ से ऐड कर देता हूं। पहली चीज, आईआईटी बॉम्बे ने कैंसर का एक इलाज निकाला है जिसका अच्छा। नाम है कार्ट टी सेल थेरेपी। वाह। इसके तहत कैंसर में जो 4 करोड़ की जो कॉस्ट लगती थी पूरे ट्रीटमेंट की, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड इंक्लूडिंग मेडिसिन, वो अब 40 लाख की हो गई है। अच्छा भाई, किस तरह का कैंसर? ब्लड कैंसर या जिस्म के अंदर कोई कैंसर होता है या हर किस्म का कैंसर? मेजॉरिटी काइंड ऑफ कैंसर, नॉट एवरी कैंसर पर मेजॉरिटी काइंड ऑफ कैंसर। और इसका एक पेशेंट सक्सेसफुली आपका रिहैब होके निकला है। अभी भी 15 पेशेंट्स पे ये थेरेपी का एक्सपेरिमेंट चल रहा है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, आईआईटी बॉम्बे और साथ में एक स्टार्टअप है इम्यूनो एक्ट करके। ये 3 मिलके इस पे काम कर रहे हैं। 4 करोड़ से 40 लाख पे आना 10% कॉस्ट, लेकिन अगर इसको वायबल बनाना है इंडिया के लेवल पे, दुनिया के लेवल पे, तो इसको 4 लाख 5 लाख तक लाना पड़ेगा। और एक बार ये सक्सेसफुल हो जाए, अभी भी एक्सपेरिमेंट्स इसके चल रहे हैं, एक बार सक्सेसफुल हो जाए, इसका पेटेंट इनको मिल जाए, उसके बाद आप सोचें कि दुनिया में कैंसर का इलाज इंडिया से निकला है। बिल्कुल जी, बड़ी बड़ी खुशी की बात है। देखें, इसका विक्टिम मैं भी हूँ, क्योंकि मेरी मिसेस को जो है वो ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और आप भी इसके विक्टिम रहे हैं। और ये देखें, हम दोनों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि अगर इंसानियत की खिदमत के लिए इस तरह की इन्वेंशन होती है कि जिसमें बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर जो इसका इलाज होता है, तो बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत इसको सराहता हूँ, मैं इसको अप्रिशिएट करता मैं हूँ इसमें कि एक और चीज ऐड आपकी करता चलूं। जी। ये तो मेजॉरिटी काइंड ऑफ, जितने मेजॉरिटी आपके ज्यादातर कैंसर हैं उनका इलाज इससे हो जाएगा। लेकिन इस इन्वेंशन से पहले इंडिया ने ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन निकाली हैं और ब्लड कैंसर का भी इलाज निकाल दिया है। वाह। अक्टूबर में ब्लड कैंसर का इलाज आया था और यही स्टार्टअप और आईआईटी बॉम्बे वाले लेके आए थे। अच्छा, ये आईआईटी का ये कैंसर के जो है तहकीक से क्या ताल्लुक है? ये थोड़ा सा मुझे ये तो बताएं पहले। नहीं सर, इंडिया में रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है ना। हमने याद है अच्छा। एक बार हमने की थी कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस, मैंने कहा जी। था रिसर्च क्या होता है, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने से थोड़ी ना होता। इंडिया के हर आईआईटी में वर्कशॉप्स हैं। अच्छा। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वर्कशॉप अलग है, सिविल की अलग है, विंड की अलग है, फना की अलग है, उसकी अलग है। तो इस तरीके से जो बायो इंजीनियरिंग होती है या जिसको बायो मेडिकल जी। इंजीनियरिंग कहते हैं, जी।
ठीक है, तो ये उसके अंडर आती हैं सारी चीजें, तो उसकी भी बहुत लैब्स ही होती हैं, खुशी। सब कुछ होता है। दीपक भाई, मुझे बहुत खुशी हुई है जानकर, यकीन माने मेरे दिल से मेरे खुशी निकली है कि ये इस तरीके से इंसानियत की खिदमत के लिए जो इंडिया ने काम किया है, उसको बिल्कुल मैं दिल की गहराइयों से अप्रिशिएट करता हूँ। जी, और बस इसके अंदर मैं एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। आपको पता है सर, हम्म, तेलंगाना में एक मंदिर है अच्छा। सोनिया गांधी का, हम्म, सोनिया गांधी का, हाँ जी। सोनिया गांधी। वो कैसे? वो कांग्रेस गई थी और खुद ही उसने बनवाया होगा, पीछे पे पैसे देके कि जाओ मेरे नाम से बनवा दो और फिर मेरे को बुलाना, मैं इनॉग्रेट। उसके नाम का मंदिर है और उसकी मूर्ति लगी हुई है अंदर, उधर सोनिया गांधी को पूजा जाता है। ये वैसे मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है, हिंदू धर्म के अंदर इस तरह पॉसिबल है कि आप किसी भी मूर्ति लगाकर उसको पूजना शुरू कर दें? सर पॉसिबल ना, ना मना है, ना हाँ है, ना है, ठीक है, हम्म, इसका वो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये इंसान का कैरेक्टर दिखाता है। हम्म, मैं कहता हूँ जिस बंदे ने इतना कुछ किया, ठीक हम्म। है, स्वामी विवेकानंद का नहीं है, नेताजी का नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री का नहीं है, अडवाणी जी का नहीं है, आपका वाजपेयी जी का नहीं है, और फिर जिस बंदे ने अपनी जिंदगी लगा दी, मोदी का भी नहीं है, सोनिया अच्छा, गांधी, यहाँ पर मैं जो यहाँ पर कहता हूँ, इटालियन है। जिन लोगों ने कैंसर का ये इलाज निकाला है इंडियन ने, उनकी मूर्ति लगानी चाहिए, उनको पूजना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने पूरी बिल्कुल, इंसानियत की खिदमत। जी। बिल्कुल। तो सोनिया बस गांधी की क्या खिदमत हैं? क्या खिदमत है? उन्होंने क्या किया इंसानियत के लिए? क्या किया अपने मुल्क के लिए? क्या किया है? एक पप्पू से शादी की है और दूसरे पप्पू को उसने जन्म दिया। मैं, अरे एक चीज मुझे और याद आ गया, अब देखे ना बात करते हैं तो हमें ये चीजें याद आती हैं। जी। आपको पता है सोनिया गांधी की जो सिटीजनशिप है, ये इंडियन सिटीजन, आपको पता है 20 साल बाद बनी है शादी के। अच्छा। ये 83 में जाके इसने इंडियन सिटीजनशिप ली है, सोनिया हम्म, गांधी ने। अब सही। मेरा सवाल ये है हम्म, कि इसकी शादी से तो बहुत पहले, मतलब बहुत पहले, 15 साल या 18 साल पहले राहुल गांधी तो पैदा हो गया था। जी। इटली का कानून है कि हम्म, पूरी दुनिया में कहीं भी इटालियन औरत अगर जन्म देगी तो उसका जो बेटा या बेटी होगी वो पैदाइशी इटालियन सिटीजन होगी या अच्छा, कहीं होगा, भी पैदा हो। कहीं पे भी पैदा हो। हम्म, अब ये सही। जब पैदा हुआ राहुल गांधी, इसके बाद ड्यूल पासपोर्ट भी हो सकते हैं, हम्म, क्योंकि वेटिकन का तो ताल्लुकात है ना इसके, ठीक है। दूसरा, सोनिया गांधी ने शादी के 20 साल बाद जाके इंडियन सिटीजनशिप ली, क्यों? हम्म, ये सवाल है। इतने सही। गलत गलत काम कांग्रेस ने किए हैं। एक होता है ना, सवाल होता है कि मेरे दिमाग में भी जी, आया सवाल कि यार इंडिया जी। की सिटीजनशिप लेने में 11 साल लगते हैं, तो 20 साल बाद मतलब 11 साल तो उसको क्वालिफाई होने में लगे होंगे, फिर 9 साल बाद ले ली उसने। फिर मेरे दिमाग हम्म, में दूसरी चीज आई, मैंने बोला ये 60s 70s 80s, ये तो थी कांग्रेस, अपोजिशन थी कहाँ? हम्म, जैसे इनके कांड थे, ये तो हाथों हाथ भी दे सकते थे। ये तो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर की बहू थी, इंदिरा गांधी की, जी। क्यों नहीं दिए? हाँ, इसके पीछे क्या वजूहात है, ये सोचने की जरूरत हाँ, है, और ये भारतीय हमारे जो देखने वाले हैं वो जरूर इसके ऊपर दिमाग लगाएं, ये इसकी रीजन क्या है। बिल्कुल। देवक सर, एक और आपने स्वामी के ऊपर भी स्वामी डिस्कस करनी थी। सुब्रमण्यम, हाँ। जी। लोगों को जितना अच्छा लगता है ना स्वामी सुब्रमण्यम, कितना अच्छा है, वीआईपी है, ठीक है, विराट हिंदू है, फला है, ढमका है, टीर है, मटीर है। मैं इसकी एक तस्वीर आपको भेजता हूँ, वो आप लगाइएगा, बिंद्रा जी। वाले के साथ, हम्म, ठीक है। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हार्वर्ड में जाके पढ़ा है, ठीक है। अच्छा। आपको पता है उसकी हार्वर्ड की जो उसको स्कॉलरशिप दी थी वो फोर्ड फाउंडेशन ने दी थी। हम्म, फोर्ड फाउंडेशन मतलब सीआईए। दो चीजें। तीसरी चीज, सही। विकी लीक्स पे, मैं इसके भी स्क्रीनशॉट देता हूं आपको। विकी लीक्स पे आप स्वामी सुब्रमण्यम सर्च करें, विकी हाँ। लीक्स में स्वामी सुब्रमण्यम के नाम के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, और उस पे लिखा, एक डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है कि ये बहुत ही अच्छा हमारा रिलायबल एसेट बन सकता है। हम्म, मैं आपको और सही। एग्जांपल्स देता हूं। वाजपेयी की गवर्नमेंट गिराने में सबको पता है कि जयललिता, शरद पवार, ठीक है, ये सब थे, इन्होंने मिलकर गवर्नमेंट गिराई, लेकिन इन सबका बाप उस वक्त कौन बना हुआ था? हम्म, स्वामी सुब्रमण्यम।
एक और चीज बताता हूँ, स्वामी आपको पता है राम मंदिर का केस इसी ने डाला है कोर्ट में। अच्छा। हाँ, यही भाई साहब थे जिन्होंने इतना टाइम लगाया। आपको पता है 95 में, 94 की एंड में और 95 की स्टार्टिंग में 3 लोग हैं। निमोई अखाड़ा था उधर, मुसलमानों की साइड थी, हिंदुओं की साइड थी। ये तीनों राजी हो गए थे राम मंदिर पे, तीनों अच्छा। 94 95 में बगैर केस के बैठक में बैठ के राजी हो गए। अच्छा। अब राजी हो गए तो ये भाई साहब तो ठहरे सीआईए वाले ना। इनके अंदर मची चुल, तो चुल मची तो इन्होंने जाके केस कर दिया 94 95 का जाके 2019 20 और उसके बाद 24 में जाके इनॉग्रेशन। यानी 28 साल लग गए इसको इनकी वजह से। सबको, सारी बीजेपी को गालियां क्यों देता है ये हम्म। वाजपेयी को गालियां देता है, ये मोदी को गालियां देता है, ये जयशंकर को वेटर बुलाता है, क्यों? अच्छा। वेटर। मैं इसके ट्वीट्स दे दूं ना सर, आपको 30 मिनट भी कम पड़ जाएंगे, 30 मिनट तक सिर्फ इसके ट्वीट्स चलते रहेंगे, मेरे पास इतने स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं इसके। हम्म। क्यों? ये राम सेतु को नेशनल मॉन्यूमेंट क्यों बनाना चाहता है, मेरा सवाल ये है। क्योंकि राम सेतु अगर नेशनल मॉन्यूमेंट बन गया तो राम सेतु से उधर ही तो थोरियम है, तो इंडिया वहां से थोरियम नहीं निकाल पाएगा। हम्म। राम सेतु की दूसरी साइड, राम सेतु के 3 किलोमीटर हम्म। श्रीलंका के पास है, बाकी राम सेतु इंडिया के पास है। सही। और दूसरी साइड पे चाइनीज पोर्ट है। चाइना तो ब्लैक, वो तो ठहरे ही गुंडों के गुंडे हैं वो। उन्होंने कौन सी परमिशन लेनी है? जी। इंडिया वहां पर माइनिंग कर नहीं सकता। ये आएंगे, ये माइनिंग करेंगे और निकल जाएंगे, अब सारा थोरियम लेके चले जाएंगे। हम्म। राम सेतु वाला जो ये था, जो हमने अक्सर मैं बात करता हूँ राम सेतु को नेशनल मॉन्यूमेंट, वो जो जी। सेतु समंदरम प्रोजेक्ट था और जयललिता ने किस तरह बचाया था सर, वो जयललिता ने बचाया था राम सेतु को। ये भाई साहब आज तक उसका क्रेडिट खाते हैं, नहीं मैंने बचाया, मैंने, उसने कोई नहीं बचाया था, हम्म। उसको बचाने वाली जयललिता थी। जेल लेना। सही। बिल्कुल सही। ये सारी देखें ऐसी इसके बातें हैं कि स्वामी सुब्रमण्यम के ऊपर मैं 1.5 घंटे का शो कर सकता हूँ, लेकिन अभी जितनी बातें की हैं, एक इसका बिंद्रा वाले के साथ तफसीर, एक विकीलीक्स के मैं इसको स्क्रीनशॉट और लिंक्स, ठीक है, और जो तीसरा आपका ये 94 95 वाला तो सभी को पता है कि निमोई अखाड़ा वगैरह ये सब मान गए थे, फिर ये केस हो गया था तो लंबा हो गया। ये मैं आपको भेजूंगा, आप लगाइएगा, लोगों को पता चलना चाहिए। बिल्कुल हकीकत पता चलनी चाहिए। बहुत ही देखें ऐसी चीजें कि ऐसे केसेस के अंदर लोग समझते हैं कि ये पता नहीं किस तरह के निजात दहिंदा है, किस तरह के बड़े बड़े हीरोज हैं, और लेकिन उनकी हकीकत क्या है कि वो जैसे आपने बताया कि ये सीआईए के एजेंट हैं। और बड़ी ही मुझे हैरत होती है इस तरह की चीजों को कि इंडिया के अंदर भी इस तरह के लोग हैं। पाकिस्तान के अंदर तो हमें पता है कि ये पाकिस्तानी जितने भी लीडर हैं सारे के सारे वो अमेरिका ही कंट्रोल करता है और सारा वहां पर। लेकिन इस तरह के लोग इंडिया के अंदर भी हैं तो मुझे हैरत होती है, लेकिन ये है कि लोगों को मैं जानना चाहिए। मेरे पास वो चीज अभी है नहीं, मैं कहीं से भी ढूंढ के मैं निकालूंगा। मैं एक और बात बताता हूँ, लोग अपनी तरफ से भी जाके थोड़ा ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि मेरे पास भी नहीं है वो, मुझे ढूंढना पड़ेगा। जी। जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी 5 साल की, ये 99 से 2004 वाली एनडीए की, उस गवर्नमेंट में आरएसएस, ये स्वामी साहब आरएसएस के पास गए थे और बोला कि मेरे को, अच्छा। वाजपेयी को बोलो मेरे को फाइनेंस मिनिस्टर बनाए, फाइनेंस मिनिस्टर बनाए। वाजपेयी ने कहा था अगर ये फाइनेंस मिनिस्टर बनना है ना तो मैं फिर पीएम की गद्दी छोड़ रहा हूं। आप सोचें। और क्यों फाइनेंस मिनिस्टर, सवाल तो ये खड़ा होता है ना, उन्हें और कोई इनकी हरकतों का मिनिस्ट्री? पता होगा ना। हाँ हाँ, और फाइनेंस मिनिस्ट्री क्यों, कुछ और क्यों नहीं, हम्म। कुछ और क्यों नहीं, अच्छा। उसका मैं जवाब देता हूं। किसी भी मुल्क की सबसे जो स्ट्रॉन्ग हम्म। मिनिस्ट्री होती है ना, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, ठीक है। आप बाकी मिनिस्ट्रियों में जी जाएंगे बिल्कुल, तो आप सिर्फ पहले भी उनके एक वीडियो में कह चुके डिपार्टमेंट का हैं। आपको पता चलेगा। हाँ, फाइनेंस, बाकी सारे डिपार्टमेंट का आपको एक मिनिस्ट्री, अगर डिफेंस का ही मालूम करना है तो डिफेंस मिनिस्ट्री, लेकिन आपको सिर्फ डिफेंस का पता चलेगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री में रह के आपको हर डिपार्टमेंट का पता चलेगा, क्योंकि हर जगह पैसा तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से ही जाता है ना। जी। रॉ के पैसे भी तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से जाते हैं ना। हम्म। बिल्कुल। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है ना, वो सबसे ताकतवर होता है किसी भी मुल्क का। हम्म।
और और उसे हर हमारे पास डिपार्टमेंट के बारे में जानने का मौका भी मिल जाएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट देखो क्या काम कर रहा है, और उसके अंदर वो मुदाखलत भी कर सकता है। सर, शायद आपको अब शायद समझ में आ गई हो कि नाकारा होने के बावजूद भी बार बार डार को क्यों फाइनेंस मिनिस्टर नून लीग वाले बना देते हैं। अब शायद समझ में आ गई हो। अपना बंदा चाहिए होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है फाइनेंस जी मिनिस्टर। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं समझ गया, अब मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ गया। चलिए दिलीप सर, कोई और एंड में कोई रिमार्क्स देना चाहें आप, या इस वीडियो को यहाँ पर एंड करें हम? आने वाले हफ्ते में बहुत अच्छी वीडियो की एक सीरीज मैं बनाऊंगा, 9 years ऑफ इंडिया, फ्यूचरिस्टिक हम्म वेपन्स एंड फ्यूचर ऑफ इंडियन मिलिट्री। ये 3 हम्म मेरे टॉपिक्स हैं, और 9 years पे तो पूरी सीरीज ही बनेगी। 9 साल में इतना कर दिया है मेरे जी को ढूंढना पड़ेगा, जमा भी करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर हम्म। करेंगे आने वाले हफ्ते। जी और मैं अपने तमाम देखने वालों को बता दूं कि हमने अपने चैनल के ऊपर देविक सर के नाम से जो एक प्लेलिस्ट जो है वो बनाई दी है, उसमें तकरीबन 70 से ज्यादा वीडियोस हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। तो आप उनको वहां से देख सकते हैं, बहुत ही उसमें नॉलेज है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आपको वहां से जानने का मौका मिलेगा। तो वो प्लेलिस्ट में आप वो सारी वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। जी तो थैंक यू वेरी मच सर। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत ही अच्छा लगा आपसे आज की वीडियो के अंदर, बड़ी चीजें आपसे सीखने और जानने को मिली। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।